नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी की प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। इससे पहले आपके ट्रिपल सी के 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आपका ट्रिपल सी के एग्जाम अप्रैल, मई, जून, जुलाई किसी भी महीने में होने वाले हैं। तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम ट्रिपल सी की वो क्वेश्चन करते हैं जो पिछले कई महीनों में, कई वर्षों में कह सकते हैं पूछे गए हैं। ठीक उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। यदि आप ये सारी क्लास बहुत अच्छे से रिवीजन तौर पर क्लास चल रही है, सारी क्लास कर लेते हैं, तो आपका ट्रिपल सी एग्जाम बहुत अच्छे से पास होने वाला है। तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, और ना ही आज की क्लास का एक भी क्वेश्चन। यह क्लास आपकी डेली 11 बजे आती है, जो आपके ट्रिपल सी रिवीजन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को सभी साथियों में एक बार शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि क्लास पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, यूपीआई से संबंधित सही कथन कौन सा है। यूपीआई संबंधित कौन सा सही कथन है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को पढ़ेंगे। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, और 2015 में आरबीआई द्वारा शुरू किया गया। तो नहीं, यह कथन हमारा गलत होगा। यूपीआई एक वॉलेट है जिसे 2017 में गूगल ने विकसित किया। नहीं, यूपीआई केवल एटीएम से जुड़ी सेवा है। तो नहीं, तो आप देखेंगे ऑप्शन बी बचा हमारे यहाँ पर। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसको 2016 में एनपीसीआई के द्वारा शुरू किया गया। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, और इसको 2016 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भीम ऐप के बारे में सही विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले जानेंगे भीम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। आपको भी सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट करते चले हैं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो जाए। भीम के बारे में सही कथन क्या है। तो भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इंटरनेट नहीं होता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसको भी 2016 में एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह एक प्रकार का यूपीआई आधारित पेमेंट ऐप है। गूगल पे से संबंधित कौन सा कथन है। आप देखेंगे आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, कथन के रूप में क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जिस प्रकार से ट्रिपल सी पूछ जाते हैं उसी प्रकार से उसी लेवल में आपकी तैयारी पूरी होने वाली है। गूगल पे से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो याद रखेंगे गूगल पे संबंधित, गूगल पे का पुराना नाम तेज था, और यह एक प्रकार का आपका यूपीआई आधारित ऐप है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। गूगल पे का पुराना नाम तेज था। यह यूपीआई सिस्टम पर आधारित और भारत में डिजिटल भुगतान करने के लिए गूगल का प्रोडक्ट है। इस प्रकार से भी आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे। फ़ोन पे के बारे में सही जानकारी कौन सी है। जो फ़ोन पे का आप यूज करते हैं, आखिर इसके बारे में सही जानकारी कौन सी है। फ़ोन पे एक बैंक है। तो आप कहेंगे नहीं, फ़ोन पे एक यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान ऐप है, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 99 हैज, जो आपका यूएसएसडी सेवा के बारे में कौन सा कथन सही है। जो 99 हैज सेवा है, यह आपके बिना इंटरनेट के मोबाइल से बैंकिंग सेवा दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। आपने देखा होगा जो आपके कीपैड मोबाइल आते थे, उसमें बिना इंटरनेट की भी सेवा, जो आपकी मोबाइल बैंकिंग की सेवा दी जाती थी। आपके में रिचार्ज कितना है, कितने दिन का रिचार्ज बचा हुआ है। यदि आपने छोटे मोबाइल कीपैड मोबाइल में देखे होंगे, तो पहले आपके 20-20, 30-30 रुपए के टॉपअप होते थे, तो उसके माध्यम से आपका बैलेंस चेक होता था, तो उसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है आपका नेफ्ट से संबंधित कथन। जो नेफ्ट होता है, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेफ्ट का ये आपके आज के क्वेश्चन आपके किससे होने वाले हैं। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स से 42 क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको सारे क्वेश्चन जी आपके पेमेंट से संबंधित मिलने वाले हैं। तो कह सकते हैं आज की क्लास में आपका जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स है, वो टॉपिक कवर होने वाला है। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और यह आरबीआई द्वारा संचालित है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन है आरटीजीएस
आरटीजीएस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और यह तुरंत भुगतान करता है। और आपसे पूछ सकता है यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र करते हैं तो कम से कम आपको कितने रुपये भेजने होंगे? तो यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने होंगे। इससे कम आपका इससे ट्रांसफ़र नहीं होगा और यह आपका तुरंत भुगतान हो जाता है क्योंकि फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे न्यूनतम राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। आईएमपीएस से संबंधित इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और यह सेवा आपके 24/7 उपलब्ध है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आप ये फुल फॉर्म देख रहे हैं, ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में कोई ना कोई फुल फॉर्म सीधे आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एईपीएस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जानेंगे एईपीएस का फुल फॉर्म आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और इसमें आधार से पहचान होती है। मतलब कहने का यह आपके आधार के लिए होता है। जो आप देखेंगे जब आप पैसे निकालने जाते हैं तो आपके पैसे निकालने में आपका आधार कार्ड लगता है और बैंक का सिर्फ नाम पूछा जाता है और आपके बायोमेट्रिक के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो एईपीएस आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है आधार कार्ड से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होगा आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? 10 अंकों का होता है। आधार पैन जारी करता है तो नहीं। आधार केवल बैंक के लिए है? नहीं। आधार कार्ड आपके 12 अंकों का होता है। ये आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और इसे यूडीआई के द्वारा यूआईडीएआई के द्वारा जारी किया जाता है। आप आधार कार्ड संबंधित जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी अपडेट, जो भी देखना चाहते हैं, वो सब आप यूआईडीएआई के माध्यम से देख सकते हैं। आधार कार्ड संबंधित जो भी डाउट होते हैं वो सब भी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पैन कार्ड के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल अकाउंट नंबर। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल अकाउंट नंबर और यह टैक्स से जुड़ा हुआ है। याद रखेंगे पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एटीएम से संबंधित। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन और इसका प्रयोग आप कैश विड्रॉल के लिए करते हैं। आप एटीएम मशीन पर जाते हैं और अपना एटीएम लगाते हैं और पिन डालते हैं और आपका पैसा विड्रॉल हो जाता है। तो कैश विड्रॉल करने के लिए हम एटीएम का प्रयोग करते हैं और एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है सीबीबी से संबंधित कौन सा कथन सही है? सीबीबी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीबीबी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू और यह ऑनलाइन पेमेंट की सुरक्षा के लिए प्रयोग होता है सीबीबी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अगला क्वेश्चन है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। इसका प्रयोग डिजिटल पेमेंट में होता है। क्यूआर की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पांस और कोड आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैशलेस इकोनॉमी का सही अर्थ क्या है? जो कैशलेस इकोनॉमी है इसका सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है जहां अधिकतर लेन देन डिजिटल पेमेंट से होता है, वह आपके एक प्रकार के कैशलेस, मतलब कैशलेस का मतलब होगी आपको कहीं पर भी कैश, हार्ड कैश नहीं देना है। जो भी होगा आपका ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट होगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, जहां पर आप जैसे यूपीआई कार्ड और एईपीएस के माध्यम से पैसे का यूज करते हैं। नेफ्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म आप जानकर आए हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमपीएस का, ये तीनों फुल फॉर्म हम यहाँ से रिवीजन कर लेंगे। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस का यह पूर्ण रूप होता है और एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का फुल फॉर्म। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूट्यूब का सही परिचय क्या है? जो यूट्यूब है, आखिर यूट्यूब का सही परिचय क्या है? यूट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया और यह किसके लिए प्रयोग होता है? तो यूट्यूब 2005 में अस्तित्व में आया और इसका आविष्कार चार्ड हॉर्ले द्वारा किया गया और इसका प्रयोग वीडियो शेयरिंग के लिए करते हैं। जैसे आप देखेंगे आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे, या तो शॉर्ट वीडियो होगा या लॉन्ग वीडियो होगा।
गाने होंगे, जैसे आप नॉर्मल गाने नहीं, वीडियो वाले गाने होंगे, तो मतलब कहने का यूट्यूब के बारे में सही इन्फॉर्मेशन पूछ गई है। तो याद रखेंगे इसका आविष्कार चाड हॉले द्वारा 2005 में किया गया है और यह एक प्रकार का आपका वीडियो शेयरिंग ऐप है। अगला क्वेश्चन है, लिंक्डइन किस उद्देश्य से प्रयोग होता है? जो लिंक्डइन है आखिर ये किस उद्देश्य से प्रयोग होता है? गेमिंग के लिए, प्रोफेशनल नेटवर्किंग एंड जॉब्स के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो लिंक्डइन किस उद्देश्य से प्रयोग होता है? तो यह आपका ऑनलाइन जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क और जॉब्स आप सर्च करना चाहते हैं, ऑनलाइन जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो आप लिंक्डइन के माध्यम से ऑनलाइन जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, टेलीग्राम की प्रमुख विशेषता क्या है? जो टेलीग्राम है यह क्या है? तो जब आपको कोई पीडीएफ या कोई मैसेजिंग चैटिंग करनी है तो आप टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं। तो क्लाउड बेस्ड मैसेजिंग है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर होगा। जैसे आप देखेंगे अगला ऑप्शन देखेंगे, वीडियो तो नहीं होता है इसमें, लिंक शेयर होती हैं, ईमेल संबंधित नहीं है, गेमिंग नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही लग जाएगा। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है, क्योंकि आप जब ऑप्शन देखेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ही नहीं मिलेंगे, तो आप वहाँ से सीधे सीधा आंसर लगा पाएंगे। स्नैपचैट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप स्नैपचैट को बहुत अच्छे जानते हैं। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे कि इसमें हम अपने फ़िल्टर लगाकर, हमारे मोबाइल का कैमरा ख़राब है फिर भी हम इसमें अपनी अच्छी फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ़िल्टर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप इसमें देखेंगे टेम्परेरी फ़ोटो और वीडियो के लिए हम स्नैपचैट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। पिंटरेस्ट का मुख्य उपयोग क्या है? जो आपके पिंटरेस्ट है इसका मुख्य उद्देश्य है इमेज और आइडिया शेयरिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर होगा। आप देखेंगे पिंटरेस्ट में आपको बहुत सारी इमेजेज मिल जाएंगी। रेडिट किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो यह आपका एक प्रकार का डिस्कशन और कम्युनिकेटिव प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, सोशल नेटवर्किंग का मुख्य लाभ तथा मुख्य जोखिम का उदाहरण कौन सा है? जो सोशल नेटवर्किंग है इसका मुख्य लाभ होता है कम्युनिकेशन। आप एक दूसरे के से बिना जुड़े हुए बात कर सकते हैं, मतलब आपको ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी होती है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके मैसेज करके आप बात कर सकते हैं, तो आप संचार कर सकते हैं। और साइबर क्राइम कहने का मतलब है मुख्य जोखिम आपका साइबर क्राइम है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकते हैं। और उदाहरण के लिए आपका फेसबुक, फेसबुक पर आप जैसे देखेंगे तो आप किसी से बात भी कर सकते हैं। और साइबर क्राइम आपका मतलब कहने का, उसमें आप जैसे आप बात कर रहे हैं कोई आपका फ्रॉड भी हो सकता है। तो यह एक प्रकार का आप देखेंगे साइबर क्राइम कम्युनिकेशन वाला सोशल मीडिया आपका फेसबुक कह सकते हैं। मतलब कहने का कि आप इसमें चैटिंग तो कर रहे हैं किसी व्यक्ति से, लेकिन वही व्यक्ति आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में, सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल, साइबर बुलिंग और फिशिंग किससे संबंधित है? तो ये आपके साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग का उद्देश्य क्या है? जो सोशल मीडिया है इस पर प्राइवेसी सेटिंग का उद्देश्य क्या है? तो सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग का उद्देश्य होता है डेटा की सुरक्षा। जितनी ज़्यादा आप प्राइवेसी सेटिंग अच्छी किए होंगे उतना ही डेटा आपका सिक्योर रहेगा। सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट शेयर क्या दर्शाते हैं? तो ये आपके एक प्रकार के इंटरेक्ट को दर्शाते हैं कि जितने ज़्यादा लाइक होंगे, जितने ज़्यादा व्यू होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा शेयर होंगे, उतना ही वीडियो आपको और पॉपुलैरिटी पर पहुंचता जाएगा। सोशल नेटवर्किंग का सही उदाहरण कौन सा है? तो सोशल नेटवर्किंग का आप देखेंगे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे ई गवर्नेंस ये है। ई गवर्नेंस का अर्थ और इसका उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस का अर्थ होता है आपका गवर्नमेंट सर्विस और ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल इंडिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस के 3 मॉडल कौन कौन से? जो आपकी ई गवर्नेंस है आखिर इसके जो 3 मॉडल हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप देखेंगे G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन और G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आपके जो ये वाले हैं ये आपके ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं और जो आपकी नेटवर्किंग से संबंधित है, लैन मैन बैन
लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपके नेटवर्क हैं। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर फुल फॉर्म भी अच्छे से देख लेंगे जो मैंने आपको बताई हैं। डिजिटल इंडिया के संदर्भ में लॉन्च ईयर और मिनिस्ट्री का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे डिजिटल इंडिया को 2015 में माइनिटी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आधार से संबंधित सही कथन क्या है? तो आपका आधार कार्ड एक प्रकार का आपकी एक यूनिक आईडी होती है और संबंधित कार्ड आपके यूडीआई पर होते हैं और इसमें आपका बायोमेट्रिक का काम होता है। आपके जब आप कोई पेपर देने जाते हैं तो आपका थंब भी लगता है और कहीं कहीं पर आपके आइरिस आंखों के माध्यम से भी स्कैन किया जाता है। जब आप कोई बड़ा गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके आंखों के माध्यम से आपकी आंखों पर मशीन लगाई जाती है, कैमरा लगाया जाता है, उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है, उसके बाद आपको अंदर जाने को मिलता है। उमंग ऐप का सही परिचय क्या है? तो उमंग ऐप क्या है? तो उमंग ऐप सिंगल प्लेटफॉर्म मल्टीपल गवर्नमेंट सर्विस और यह एक प्रकार का आपका मोबाइल ऐप है। ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ, जोखिम और समाधान क्या? जो ई गवर्नेंस है इसका मुख्य लाभ, जोखिम और समाधान क्या है? तो इसका मुख्य लाभ और जोखिम समाधान है। ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ है स्पीड तेज है, डायरेक्ट सरकार तक पहुंच, और जोखिम आपका वही साइबर क्राइम हो सकता है। और समाधान क्या है? साइबर सिक्योरिटी। जब साइबर क्राइम है तो उसका निवारण कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से उसका निवारण भी होता है। जैसे कोई अपराध होता है तो अपराध की सजा भी होती है। ई गवर्नेंस में डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग और उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस में ऑनलाइन गिवनेंस सिस्टम उपयोगकर्ता और उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका सिटीजन कंप्लेंट रिड्रेस। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। ई लर्निंग के संदर्भ में आप ई लर्निंग का अर्थ है माध्यम और उदाहरण। तो जो हम ई लर्निंग है ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित है, तो ये आपका एक प्रकार का ऑनलाइन लर्निंग इंटरनेट, और इसका उदाहरण कौन सा है? SWAYAM पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWAYAM से संबंधित तथ्य है। तो इसमें आपकी ऑनलाइन कोर्स होते हैं और ये आपके गवर्नमेंट द्वारा फ्री एजुकेशन के लिए SWAYAM पोर्टल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के संदर्भ में। अब ये क्वेश्चन आपके ईमेल से हैं। तो ईमेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया। और आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी बताया गया है कि रे टॉमलिंसन, ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा 1971 में किया गया। और ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। याद रखेंगे ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा DIKSH प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है, उपयोग क्या है? इसका प्रयोग होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। ई लर्निंग के 3 मुख्य टूल कौन कौन से हैं? तो ई लर्निंग के जो प्रमुख 3 टूल हैं वो हैं आपके वीडियो लेक्चर, LMS और ऑनलाइन टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ई लर्निंग का लाभ, सीमा और समाधान। तो ई लर्निंग में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जैसे आप यह वीडियो लेटे हुए भी देख रहे हैं, बैठ कर देख रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट लेट कर देख रहे होंगे, बैठ कर देख रहे होंगे, चलते हुए या कहीं यात्रा कर रहे हैं वहाँ भी देख सकते हैं। मतलब कहने का फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब चाहें इस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यदि आपकी अभी क्लास हो चुकी है, जैसे आपकी लाइव क्लास होती है, वो क्लास आपकी जैसे में होती है, आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़े होंगे तो ऑफलाइन कोचिंग में यदि आपने कोचिंग का गैप कर दिया तो आपको वो क्लास नहीं मिलने वाली। लेकिन आपकी ये क्लास होती है ऑनलाइन होती है, ई लर्निंग के माध्यम से आप घर बैठे कहीं पर भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। इंटरनेट डिपेंड है, लेकिन इंटरनेट पर डिपेंड है, आपका नेट खत्म हो जाता है आपकी क्लास नहीं चलेगी। और बेटर कनेक्टिविटी है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। LMS का फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और इसका फुल फॉर्म होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, कोर्स मैनेजमेंट और मॉड्यूल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ई गवर्नेंस और ई लर्निंग का साझा उद्देश्य क्या है? तो वो है आपका डिजिटल एम्पावरमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आउट ऑफ लगेंगे, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो उसमें एक भी टेंशन नहीं लेनी है। ईमेल होता है, ईमेल में 3 हिस्से होते हैं, यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है, और एक उसमें एट चिन्ह होता है। तो याद रखेंगे एक ईमेल आईडी में क्या क्या होता है? यूजर नेम होता है, डोमेन नेम होता है, और एक @ वाला चिन्ह होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे यूजर नेम @gmail.com, इस प्रकार से आपकी एक ईमेल आईडी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है,
ईमेल ट्रांसमिशन में उपयोग किए जाने वाले 3 प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? तो ईमेल में आपके 3 प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं, कौन कौन से? एसएमटीपी मेल को सेंड करने के लिए, पीओपी3 रिसीव करने के लिए और जो आईएमएफ होता है वो स्कैन करने के लिए। इस प्रकार से हमारे 3 प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल फोल्डर के 3 प्रकार कौन कौन हैं? इनका कार्य क्या है और कौन कौन से हैं? तो आपका एक इनबॉक्स होता है जिसमें सभी आपकी ईमेल आती हैं। सेंट जो आप मेल भेजते हैं वो सेंट बॉक्स में होती हैं। और ड्राफ्ट होती हैं जिस मेल को आपने लिख तो लिया है लेकिन अभी तक भेजी नहीं गई हैं, वो आपके ड्राफ्ट मेल होती हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 50 है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ईमेल में सीसी, बीसीसी और टू का प्रयोग क्या है? तो याद रखेंगे सीसी और बीसीसी और टू। तो मैन रिसीव जिसको आप मेल भेजना चाहते हैं, टू सेक्शन पे उसकी मेल आई डालेंगे। सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है, ये विजुअल कॉपी होती है। और बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जैसे आप एक ही मेल को एक से अधिक लोगों को एक साथ भेजते हैं तो किसी को यह पता नहीं चलेगा ये मेल किसके द्वारा भेजा गया है, तो बीसीसी होता है। और आप चाहते हैं कि जिसको भी आप मेल भेजें, जैसे एक मेल है आपने 10 लोगों को भेजी तो 10 व्यक्ति को पता चले कि ये मेल मेरे अलावा और किसको भेजा गया है, तो आप सीसी के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन पूरे किए। आपने आज की क्लास में कितना स्कोर किया है? यदि आज की क्लास में आपका 35 भी स्कोर रहा है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। आप इसी प्रकार तैयारी करते रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके थोड़ा हार्ड लेवल के भी थे। तो आपके सामने कुछ मैथन क्लास आ चुके होंगे। यदि आपने ये मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप ये मैथन क्लास देख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।